नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त पंडित विशाल शर्मा, फाउंडर ऑफ विशाल इवेंट ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लॉकडाउन के बाद हम एक नया एपिसोड आप सबके बीच लेकर आएंगे, एक नया शो लेकर आएंगे। और आज मैं उस शो की शुरुआत करने जा रहा हूं। और सबसे पहले हमारे बीच में आज हमारे गेस्ट के रूप में कांगड़ा से पारस अरोड़ा जी हैं, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं पारस अरोड़ा जी का। धन्यवाद। मेरा पारस जी, आपसे 3 प्रश्न आज रहेंगे और तीनों विषयों पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं ताकि जनता को इस बारे में पता लगे। जरूर। तो सबसे पहले मैं प्रश्न आपके बीच रखूंगा और उसके बाद आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। तो सबसे पहले मेरे तीनों प्रश्नों में से पहला क्वेश्चन रहेगा आपसे कि कोरोना का जो हमारी इकोनॉमी है उस पर क्या इफेक्ट रहा। दूसरा प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है, जो इनकम सोर्स गवर्नमेंट का रहता है, तो उस पे आपका क्या मानना है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसका क्या फ्यूचर रहेगा। और तीसरा प्रश्न जो मैं जानना चाहूंगा आपसे, जो आरबीआई द्वारा जो इंटरेस्ट मॉरेटोरियम जो हमारा इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो था उसके ऊपर आपके क्या विचार है। ठीक है विशाल जी, धन्यवाद। आप इस तरह हमसे कनेक्ट हुए। जनरली कनेक्ट नहीं हो पाते और इन्फॉर्मेशन हम लोगों में दे नहीं पाते, तो काफी अच्छा माध्यम है कि आप इस माध्यम से लोगों से हमें जोड़ेंगे। तो आपका जिस तरह क्वेश्चन है, मैंने कुछ नोट डाउन भी किए हैं आपके पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन है कि इकोनॉमी का, कोरोना का जो इकोनॉमी पे इफेक्ट क्या है। आपको मैं बताऊं कि इकोनॉमी जो हमारी देश की है वो कुछ पिलर्स पे चलती है। पहला पिलर होता है सर्विस सेक्टर, दूसरा पिलर होता है ट्रेडिंग सेक्टर, तीसरा पिलर होता है मैन्युफैक्चरिंग और चौथा आता है एग्रीकल्चर। तो देखा जाए कि मेन जो हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है वो काफी हद तक रिज्यूम हो चुका है, काफी हद तक। क्योंकि हालांकि रेड जोन वाले एरियाज को निकाल दें तो ट्रेडिंग, जैसे लोग मोबाइल बेचते हैं, ग्रोसरी करते हैं, मेडिसिन की ट्रेडिंग करते हैं, कपड़े बेचते हैं, तो काफी हद तक वो रिज्यूम हो चुका है। पर अगर मैं जाता हूं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस वाली साइड, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट काफी हद तक क्लोज हैं। सर्विस सेक्टर जो हमारी सबसे बड़ा इकोनॉमी में टैक्सेस की देन करता है, जैसे होटल लाइन, जैसे ट्रेवल एजेंट, ये वो, तो जितने भी सर्विस सेक्टर वाले हैं वो इस टाइम 100% क्लोजर पड़े हुए हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे, देखिए जैसे इन्होंने बोला कि सरकार के रेवेन्यू पे का इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू का, क्योंकि सर्विस सेक्टर से रेवेन्यू जीरो है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं, तो रेवेन्यू पे बहुत जबरदस्त इफेक्ट है। इन दी एंड गवर्नमेंट ने सरकार चलानी है, अगर जो प्रोजेक्ट्स लाने हैं या प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स देनी है, सरकारी एक प्रणाली को चलाने का खर्चा आता है। तो जब रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है तो इसका कोरोना का इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि जब मार्केट में आपको एक कॉमन सी चीज होती है कि इकोनॉमी चलती सभी पिलर्स पे है, और अगर एक जगह डिप्रेशन आए, एक जगह रिसेशन आए, तो उसका इफेक्ट जितनी भी बाहरी चीजें या और चीजें होती हैं उस पर कंटिन्यूस इफेक्ट पड़ता है। और दूसरी बात, मेजर जो देखो देश को चलाते हैं वो चलाते हैं मिडिल क्लास। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि मिडिल क्लास इस देश को चलाता है। जो कुछ टाइम का लॉक इन पीरियड, वो हालांकि लॉकडाउन करना बहुत जरूरी भी था, कोरोना के केसेस को, पीक को अगर कंट्रोल करना था। और उस टाइम जो वो 25-30 दिन लॉकडाउन रहा, या इससे कई स्टेट्स में बहुत एक्सटेंडेड लॉकडाउन रहा, तो मिडिल क्लास का पैसा बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। मिडिल क्लास की जो सेविंग्स थी उन लॉकडाउन पीरियड्स में, पर्सनल एक्सपेंडिचर, घर के एक्सपेंडिचर, बच्चों की फीसेस, ये वो में काफी हद तक खर्च हुआ है। तो मिडिल क्लास को उठने में बहुत ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज में जनरली बोलूं तो 90% गवर्नमेंट पॉलिसीज उन लोगों के लिए होती हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। आपने देखा होगा जितने भी स्कीम्स आती हैं, फ्री राशन, फ्री कपड़ा या फ्री स्कूल बैग, फ्री एजुकेशन, ये उन लोगों के लिए होती है जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। तो इकोनॉमी को हमें रिवाइव करने, एक चीज जरूर मैं इसके साथ जोड़ूंगा कि लोग पूछते हैं कि जीडीपी पे इफेक्ट क्या रहेगा, इकोनॉमिक पे इफेक्ट क्या रहेगा। तो विशाल जी, एक चीज मैं बताता हूँ, जीडीपी का एक आपको छोटा सा मतलब समझाता हूँ। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो मतलब पूरे साल में कंट्री में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के उससे होते हैं, चाहे सर्विस के उससे, तो जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं वो बनती है हमारी जीडीपी। और जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है कि पिछली बार जितने हमने पूरे देश में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए, इसके अलग अलग फॉर्मूलाज भी होते हैं,
तो उससे हमने अगले साल में कितनी ग्रोथ की, जैसे अगर 2 लाख करोड़ हमारी इकोनॉमी है तो 2,10,000 हुई तो 5% ग्रोथ हुई, तो इस तरह जीडीपी। तो इस तरह जब अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही बंद पड़े हैं, क्योंकि आपको पता होगा विशाल जी, आप तो खैर लेबर के साथ डील करते ही हैं, मैक्सिमम लेबर जो यूपी और बिहार की थी वो मुंबई वापस अपने श्रमिक ट्रेनों से वापस चले गए हुए हैं। तो इस चीज से हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। दूसरा आपका प्रश्न रहा है कि एक बहुत ही अच्छा आपने कंसर्न उठाया कि आरबीआई का मोरेटोरियम जो इंटरेस्ट जो है वो डेफर कर दिया है, कि सरकार कह रही है कि ब्याज आज ना देके आज से 3 महीने बाद दो, 6 महीने बाद दो। कल परसों एक सुप्रीम कोर्ट की एक सर पीएलआई दाखिल हुई, वहां पे उनके जो हेड कर रहे थे वो श्री चीफ जस्टिस अशोक जी थे। उन्होंने कहा है कि इसका आम जनता या फिर इंडस्ट्री को फायदा नहीं पहुंचा है, क्योंकि आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। यहां पे इंटरेस्ट का वेवर देना चाहिए था। यहां पे फिर आगे से बैंकों का रिप्लाई आया कि सरकार कोर्ट जी, हमारे पास ऑलरेडी लोगों के तकरीबन 1 लाख, अब रिपीट कर रहा हूं फिगर, 1,33 करोड़, समझिए फिगर को द्वारा, 133 लाख करोड़ इतना डिपॉजिट हमारे पास लोगों का पड़ा हुआ है, चाहे वो एफडी के फॉर्म में है चाहे सेविंग के फॉर्म में। बैंक कहता है जब हमने उनको ब्याज देना नहीं छोड़ा, एफडी पे ब्याज मिला आपको, एफडी पे उन्होंने वेव नहीं किया, एफडी पे पूरा, तो जो जिनसे हम लोगों से हमने ब्याज लेना है तो उसको कैसे वेव कर दें। हालांकि इसने इस वीकेंड सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी बैंकर्स और प्लस फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा है कि आपस में मीटिंग करें, और इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट ले रहे हैं और आम आदमी पे बोझ बढ़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी इंडस्ट्री है विशाल जी, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की वजह से दिवालियां होती हैं। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे सैलरियां, सबसे बड़ा उसमें होता है ईएमआई और बैंकों के ब्याज। तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री और आम जनता, मिडिल क्लास, हम जैसे लोग ईएमआई और ये बैंकों के ब्याज में खत्म होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, हालांकि पीएलआई, होपफुली हो सकता है कि आपको ऐसा डिसीजन मिले कि जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लिया जा रहा है मोरेटोरियम की आज के किस 3 महीने बाद दो, तो वो शायद डेफर हो जाए। इसके अलावा आपका जो प्रश्न था, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की एक छोटी सी, मैं यहाँ पे जजमेंट के वर्ड्स में कोट करना चाहूंगा। गवर्नमेंट ने कहा है बेसिकली, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बैंक से बोला कि आप इसको इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है उसको वेव करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे जवाबदेही बने, और जो ये नुकसान हो रहा है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, उसको एब्जॉर्ब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू से करे, या तो बैंक एब्जॉर्ब करे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करे। तो इस वीकेंड फाइनेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग है, जो अशोक भूषण जी हैं जो चीफ जस्टिस हैं, 3 जजेस का जो बेंच बना था, वो होपफुली हमारे फेवर में आए, और जो आम जनता ईएमआई और इंटरेस्ट की वजह से बोझ के तले दब रही है, तो वो जरूर हमें को रियायत मिले। तो होपफुली हमें उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यूज ठीक हों, क्योंकि मेजर जो उनका अभी रेवेन्यू है वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल से रह गया है। आपको पता होगा विशाल जी, एक चीज मैं आपको जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल अगर आप 100 रुपए का खरीद रहे हैं तो उसमें 70 रुपए टैक्स आप सरकार को दे रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के प्राइसेस पीछे नेगेटिव हो गए थे, अभी 0 ही चल रहे हैं। तो पेट्रोल अगर आप 100 रुपए का डलाते हैं तो 70 रुपए आप सरकार को दे रहे हैं, 30 रुपए आप पेट्रोल के लिए दे रहे हैं। इसमें सरकार को मैं गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू एज इफ नाउ, जिनका 100 रुपए था वो 30 रुपए रह गया, 30 का 20 रह गया, 20 वालों का 15 रह गया। तो इन दी एंड देश भी चलाना है, सैलरियां भी देनी है, सरकार की एक प्रणाली है, 2 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको भी चलाना है। तो हमें देखना है कि सरकार आगे डिसीजन लाती कैसे है, क्योंकि आपने अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर का विशाल जी अगर देखा हो, जब पहले उन्होंने इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया था, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले एक ही चीज, सभी जर्नलिस्ट ने, सीतारमन जी जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है, उनसे एक ही चीज पूछी कि 20 लाख करोड़ आप अनाउंस तो कर रहे हो, पर इसका रेवेन्यू कहां से आएगा। तो वो बहुत बड़ा एक चिंता का विषय। अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 लाख करोड़ रुपया एक लोन की किस्त इंस्टॉलमेंट दी है, ताकि अपने एक्सपेंसेस और ये जो एमएसएमई के लोन्स वगैरह हैं, ताकि इसको देके मूवमेंट को लाया जाए इकोनॉमी में। बाकी होपफुली आगे देखते हैं कि सरकार क्या डिसीजन लेती है। एक प्रश्न मेरा और है, और वो युवाओं को लेकर है खास तौर पर। जो आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कहा और अनुराग ठाकुर जी ने कहा, तो एक प्रश्न मेरा ये है कि अभी बैंकों में एक छूट मिली है कि जिन लोगों के लोन वगैरह काफी हद तक क्लियर चल रहे हैं, यानी कि ठीक बैंक की परिभाषा में उसको बोले कि बिल्कुल ठीक चला रहे हैं वो लोग, तो उनको 20% का उनको लाभ दिया गया है। और बहुत सारे बैंक में मेरा भी जाना हुआ है, तो मेरी बैंक के मैनेजर से चर्चा हुई है, तो उन्होंने बताया है कि स्वाभाविक तौर पर, नहीं तो पहले की अपेक्षा में ऐसा होता था कि बैंक में साधारण तरीके से कहूँ तो लोन प्रोवाइड नहीं होता था, पर अब समय परिवर्तन आया है 2014 के बाद
केंद्र सरकार की गाइडलाइन रहती हैं और बैंक उसको कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंटेशन अब बिल्कुल, करता है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है? देखिए, आपने दो चीजें पूछी, एक तो आत्मनिर्भर और दूसरी बात बैंक की लोन पॉलिसी। विशाल जी देखिए, हर गवर्नमेंट काम देश के लिए करती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बट मोदी गवर्नमेंट का इसमें मैं जरूर इनको श्रेय देना चाहूंगा। लोन लेना, हाउसिंग लोन लेना या बिजनेस के लिए कमर्शियल लोन लेना इतना आसान कर दिया गया है। ये चीज जरूर देखिए, हर गवर्नमेंट का काम किसी को पसंद आता है किसी को नहीं, पर लोन का काम, हाउसिंग लोन लेना, कुछ भी लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है इन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाई किया। तो होपफुली ये 20% जो है, इसका मैं टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा बता दूं कि 1 साल तक प्रिंसिपल का मोरेटोरियम रहेगा, मतलब आपको सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है और उसके बाद इसकी 36 इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट बनेंगी, आपको विद प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। तो होपफुली लोन्स को मैं चाहता हूं कि एमएसएमई को जो लोन्स दिए जा रहे हैं तो ये एनपीए ना बने और प्रॉपर्ली इसको यूज किया जाए और इससे इंप्लॉयमेंट जनरेट हो युवाओं के लिए। दूसरी चीज आपने पूछी आत्मनिर्भर भारत। आपको पता होगा चाइना का डिस्प्यूट पड़ा है, नेपाल का चलो किसी और वजह से, पर चाइना से डिस्प्यूट है। आपको पता होगा कि चाइना के लिए हिंदुस्तान सबसे बड़ी मार्केट है, तकरीबन $80 बिलियन का हम उनको धंधा देते हैं। पर चाइना उसके बाद भी हमें पता है कि ये सामान हमसे लेता है, फिर भी इंडिया के साथ डिस्प्यूट करता है। मैं उसका कारण बताता हूं कि चाइना को पता है कि इंडियंस हम पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, एक सुई से लेकर एक हेलीकॉप्टर तक तो हम चाइना पे डिपेंडेंट है। हम खुद का मोबाइल इंडस्ट्री नहीं बना पाए, हम अपनी एलसीडी इंडस्ट्री नहीं बना पाए, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जीरो हैं। तो चाइना को पता है कि ये भाई साहब हिंदुस्तान तो सारा मेरे पे डिपेंडेंट है, ये आत्मनिर्भर बनेगा तो कैसे बनेगा? गवर्नमेंट की पॉलिसीज हमारी इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करती। तो मेन मुद्दा यही है कि चाइना को पता है इंडिया हम पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि उसकी वजह से तो हमारे डॉलर का रेट देखो आज क्या है, वरना अदरवाइज इंडिया में लेबर चाइना से चीप है, हमारे पास रिसोर्सेज उनसे बेटर है, हमारे पास इकोनॉमिकल कंडीशन उनसे अच्छी हैं। पर होपफुली उम्मीद है कि इंडिया अगर ढंग से इंडस्ट्री को डेवलप कर पाए, वरना आज से कुछ 20-30 साल पहले हमारी और चाइना की इकोनॉमी बराबर थी, पर चाइना ने इंडस्ट्री को डेवलप इस तरह किया। आज मोबाइल में देख लो, ओप्पो, वीवो, एमआई 50% शेयर लेके बैठे हुए हैं, एप्पल और सैमसंग को बीट कर रहे हैं। एलसीडी इंडस्ट्री में ये सारे सोनी वगैरह को फेल कर गए। तो चाइना को भी पता है कि हम पे डिपेंडेंट है और इंडियंस कुछ कर नहीं पाएंगे। पर यही टाइम है दोस्तों, मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से एक छोटा मैसेज दूंगा, यही टाइम है कि स्वदेशी को अपनाएं। अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी है तो इंडस्ट्री ऐसी डेवलप करें, या फिर बड़े इंडस्ट्री से मेरी दरख्वास्त रहेगी कि ऐसे कुछ प्लांट्स लाएं कि हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे खत्म हो। हम लड़ी से लेकर, सुई से लेकर, मोबाइल से लेकर, एलसीडी से लेकर, टेप से लेकर, शीशे से लेकर, लाइट से लेकर, हर चीज पे चाइना पे डिपेंडेंट है। तो वो डराता भी इसलिए और सामान भी बेच रहा है और डरा भी रहा है। एक प्रश्न मेरा हो रहा है आपसे, सोशल मीडिया पे हम रोजाना देख रहे हैं, आजकल चल रहा है कि चाइना का सामान का बहिष्कार करो, पर कहीं ना कहीं हमारी टेक्नोलॉजी, जैसा कि आपने अभी बताया, और स्वाभाविक तौर पर ये बात बिल्कुल सत्य है कि उनकी टेक्नोलॉजी और हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा अंतर है। अगर हमारी चीज कहीं ना कहीं 100 रुपए की होती है तो उनकी चीज कहीं ना कहीं 80 रुपए की होती है। तो जब बहुत कम सस्ता रेट मिलता है तो स्वाभाविक तौर पर व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होता है। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो कहा कि लोकल और वोकल पर कंसंट्रेट करने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं आप इसको किस तरह से देखते हैं कि जो चाइनीज जो प्रोडक्ट है छोड़ने की बजाय हमको मेरे अनुसार मुझको लगता है कि हमको आत्मनिर्भर बनने की जो बात कही है, तो हमको जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात हुई है, तो हमको जो है वो जिस प्रकार हमारा कोई प्रोडक्ट है तो हम उनके कंपटीशन में आए, ना कि उसको छोड़ने की बात हुई है। स्वाभाविक तौर पर जब हम अच्छा कोई प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो नेचुरली सी बात है दूसरे प्रोडक्ट को कोई नहीं परचेज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज जो है ना, तो आजकल एक कैंपेन चल रहा है कि उसको छोड़ो। अब जब हमारा मोबाइल वहां उनकी तुलना में टेक्नोलॉजी के मुकाबले में कमजोर रहेगा तो निश्चित तौर पर वो चीज करना मुश्किल रहेगा। मैं आपको बताता हूँ कि बाइकआउट चाइना आज की आवाज नहीं है, कम से कम पिछले 25 साल की आवाज है, जब से चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव की है। देखिए, बाइकआउट करोगे, सबसे बढ़िया ना एक हिंदी का एक फ्रेज होता है विशाल जी की, जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। कि इंडिया कब तो करो, कभी तो करोगे, कब तक आप चाइना और इस पे रशिया पे डिपेंडेंट रहोगे कि वो डिफेंस देगा और ये बाकी चीजें हमें देंगे? कभी तो हमें करना पड़ेगा। ये समय अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल सही बात। कभी तो हम स्टैंड होंगे, टेक्नोलॉजी कभी तो करेंगे। कभी हमारी इंडस्ट्री, माइक्रोमैक्स इंडियन प्रोडक्ट है, लावा इंडियन प्रोडक्ट है, 50% शेयर लेके बैठे थे मार्केट का, पर अपने आप को उन्होंने स्ट्रेंथ नहीं देखी, अपनी वीकनेस देखी, अपॉर्चुनिटी नहीं देखी, थ्रेट नहीं देखा चाइनीज मार्केट का और वैनिश हो गए मार्केट से। पर यही टाइम है, अभी नहीं तो कभी नहीं कर पाएंगे।
इंडिया को बेसिकली उन्होंने पैरालाइज कर दिया हुआ है कि एक चीज आप 70 में देते हो, हम 30 में देंगे और सब कुछ हाँ, करेंगे। उस वजह से यही तो time है। मार्केट जो है वो पूरी तरह से उन्होंने कैप्चर कर अभी रखी है। बिल्कुल। तो लास्ट में मेरा आपसे अंतिम सवाल आज का यही रहेगा कि इस जो आत्मनिर्भर भारत की जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही है, केंद्र सरकार इसको लेकर बहुत कंसंट्रेट है और बैंकों के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं अब प्रदान की जा रही हैं जो पहले की अपेक्षा में आजकल अगर तुलना करी जाए तो पहले बैंकों से लोन लेना बहुत मुश्किल रहता था, तो अब बैंक खुद आपको इनवाइट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि युवाओं को इसका किस तरह से फायदा उठाना चाहिए? देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि इंडिया में अगर बात की जाए ना तो सबसे ज्यादा इंटरप्रेन्योर मतलब इंडस्ट्रीज देखे जाएं या फिर बिजनेसमैन देखे जाएं, यंग पीपल पूरी दुनिया की अगर आप कैलकुलेशन करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा निकल रहे हैं। 65% से अधिक की आबादी युवाओं की है, आबादी भी युवाओं की ज्यादा है। और इंडस्ट्रियों में भी आप देखिए, ओला का जो मालिक था, मैं जब वो 27 साल का था, उसकी नेटवर्थ 1000 करोड़ थी। आइडिया क्लिक किया और छा गया। इसी तरह ओयो का मालिक मेरे से छोटा है पर उसकी नेटवर्थ है 3000 करोड़। 3000 करोड़। तो यही चीज है कि आइडिया, युवाओं को आइडिया क्लिक होना चाहिए, प्रोडक्ट लाओ। आप बैंक फाइनेंस करने के लिए बैठा हुआ है, इंडस्ट्रियल प्लॉट मिलने के लिए बैठे हुए हैं, सब्सिडीज आपके लिए बैठी हुई है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, बट यही है कि आप बनो इंटरप्रेन्योर। कहीं ना कहीं एक जागरूकता की जो कमी रहती है, सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि हम बैंक में जाते भी हैं तो बैंक मैनेजर हमको टाल मटोल करके मतलब कहीं ना कहीं वो साइड लाइन करने की कोशिश करता है और बैंक उन्हीं को लोन देता था पहले कि जब जो कोई बड़ा फाइनेंशियली या तो सुदृढ़ हो या उसका कोई बैंक अप्रोच रहे। तो अब जब खुले तौर पे बैंकों की तरफ से भी निमंत्रण है, तो इस मौके का युवाओं को खास तौर पर मेरा ये कहना है और मेरा सभी दर्शकों से भी अपील रहेगी और खास तौर पे मेरा यही मकसद है आज इस इंटरव्यू को लाने के लिए और इस शो को शुरू करने का भी एक ही पर्पज है कि हमारे जो युवा वर्ग है उसको हम एक गाइडलाइन करें। अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ मैं आपके बीच ऐसी शख्सियतों को रूबरू करवाऊंगा। कल भी एक शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाऊंगा जो कंपनी सेक्रेटरी हैं। तो हम चाहते हैं कि, और विशाल इवेंट गुरु का मैंने एक स्लोगन आप सब लोगों के बीच दिया था और उसको मैं फिर से अपील उसको कहना चाहता हूँ आपके बीच कि विशाल इवेंट गुरु ने एक स्लोगन दिया है कि देवभूमि के सम्मान में विशाल इवेंट गुरु मैदान में, यानी कि हम देवभूमि के जो युवा वर्ग है उसके लिए प्रयास करना चाहते हैं और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ आप सब लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा और ऐसे ही शख्सियतों के साथ आपको रोजाना अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ विशाल इवेंट गुरु का ये जो नया शो है ये आपको रूबरू करवाएगा। और मैं आप सबसे अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और हमारा ये जो प्रयास हमने जो आज से शुरुआत करी है उसको आप आगे भी अपना आशीर्वाद इसी तरह देते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।